नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। यूनिक शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिल पा रहे हैं, क्योंकि समय का इतना ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से हम वीडियोस बना नहीं पा रहे थे। आज बहुत लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि आप इतने दिन से इनएक्टिव क्यों हो यूट्यूब पे। तो फाइनली आज हमको मौका मिला, एक नए कंटेंट के साथ हम लोग आज बात करेंगे कि भारत में जो जनगणना में जो देरी हो रही है, जो सरकार को काफ़ी पहले हो जाना कर देना चाहिए था, रिपोर्ट जारी करना चाहिए था, उस जनगणना में देरी होने की वजह से क्या-क्या नुकसान हो रहा है हम लोगों को। तो आज हम लोग टॉपिक पे जो फ़ोकस करेंगे पूरी तरह से जनगणना पे हमारा चर्चा होगा। जनगणना, जनगणना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जनगणना की परिभाषा क्या कहती है। जनगणना की परिभाषा कहती है किसी देश या क्षेत्र विशेष में, किसी देश या क्षेत्र विशेष में वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में विधिवत रूप से, ध्यान दीजिएगा, विधिवत रूप से जानकारी या सूचना प्राप्त करना या उसे रिकॉर्ड करना, इसी को कहते हैं जनगणना। अब ये किस रूप में जानकारी होगा, जैसे किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, वहाँ पे महिला और पुरुष का अनुपात क्या है, वहाँ पे बच्चे और बच्चियों का अनुपात क्या है, वहाँ पे एजुकेशन रेट क्या है, वहाँ का हेल्थ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। ऐसे तमाम तरह के सूचक को जब हम देखते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है, ये रिपोर्ट जब आती है इससे बेनिफिट ये होता है कि सरकार जब अपना कोई भी योजना जब लागू करती है वो प्रॉपर तरीके से कर पाती है। उनको पता होता है कि हमारा टारगेटेड लोग कौन सा है। तो अब ये जनगणना, आपको पता चल गया कि ये जनगणना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी हमारे डेमोग्राफी के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा जनगणना का परिभाषा। अब जैसे जैसे जनगणना के बारे में पढ़ेंगे आपको इसका महत्व समझ में आने लगेगा। ये जनगणना की अगर बात करें शुरुआत, इसका जो थोड़ा बैकग्राउंड देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो मौर्य काल से दिखता है आपको। मौर्य काल से इसका शुरुआत दिखता है भारत में, खास करके मौर्य काल में जनगणना की शुरुआत। वहां पे देखिए, जनगणना तो उस समय के जो तमाम जो राजा लोग थे वो कराते थे। उस समय जनगणना कराने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था हमारा टैक्स का कलेक्शन करना, यानी को कर को वसूलने के लिए ऐसा वो करते थे। अब कर कैसे वसूलेंगे, तो पता तो होना चाहिए ना पहले कि हमको कर वसूलना किससे है और कितनी मात्रा में वसूल है। कि फसल का वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किया जाता था, अकाउंट किया जाता है भाई कहाँ पे कौन सा फसल है, वहाँ के लोगों से कितना टैक्स वसूलना है, कितना कहाँ पे सूखा है, कहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो देखिए, जब भी उस समय के राजा टैक्स का निर्धारण करते थे तो उनकी जो किसानों का जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करते थे। ठीक है, जो अच्छे राजा होते थे उनकी बात करें, वरना जो राजा तानाशाही टाइप के होते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसान का वो क्षेत्र कैसा है, उनको बस टैक्स कलेक्शन से मतलब होता था। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जनगणना की जो शुरुआत है वो किस चीज से किया गया है, मौर्य काल में टैक्स कलेक्ट करने के लिए किया गया था। देखिए, मौर्य काल में जो ग्रामीण अधिकारी होता था, जो गांव के स्तर पे जो टैक्स वसूलते थे, ग्रामीण अधिकारी, उनको हम कहते थे, उनको ग्रामिक कहते थे। उसके अलावा जो नगर पालिक, जो नगर के अधिकारी होते थे, जो नगरों में टैक्स वसूलने का काम करते थे, उसको हम नागरिक कहते थे। ये तो हमारा एंशियंट टाइम की बात हुआ, ये तो प्राचीन समय की बात की। अगर मध्यकाल की बात करें तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा मेडिवल हिस्ट्री में, तो अबुल फजल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अबुल फजल, अबुल फजल का एक किताब है आइन ए अकबरी। इसमें उन्होंने बताया कि मुगलों के द्वारा जो है जनगणना जो कराया गया था, इसमें सबसे पहले जानकारी हमको आइन अकबरी में देखने को मिलता है, यानी मध्यकाल में। वहीं अगर हम मॉडर्न टाइम में अगर हम जाएं तो
मॉडर्न टाइम में अगर हम जाते हैं तो जनगणना आपका 1872 में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, इसकी जो है शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि ये शुरुआत बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये शुरुआत किया गया था लॉर्ड मेयो के माध्यम से, लॉर्ड मेयो के माध्यम से जनगणना की शुरुआत होती है। पर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि विधिवत रूप से ये शुरुआत इसका किसने किया, विधिवत यानी कि सही तरीके से इस जनगणना की शुरुआत किसने की थी। तो ये कब हुआ, 1800 आपका देखा जाए 1881 में, 1881 में जनगणना का विधिवत रूप से शुरुआत हुआ और ये किए थे इन्होंने लॉर्ड रिपन ने, इसकी विधिवत रूप से शुरुआत हुआ। तो कई बार आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जनगणना की शुरुआत किस काल से विधिवत रूप से मानी जाती है और किनके द्वारा माना जाता है। तो विधिवत रूप से जब इसमें पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 1881 बताएंगे, और किनके द्वारा शुरुआत किया गया तो हम बताएंगे लॉर्ड रिपन के नाम बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जब पूछा जाएगा सिर्फ कि जनगणना की शुरुआत किस काल से मानी जाती है भारत में, तो 1872 बताएंगे, और किसका नाम बताएंगे, लॉर्ड मेयो का नाम बताएंगे। उसके बाद 1848 में एक कानून आया, इसको कहते हैं भारतीय जनगणना अधिनियम आया। उसके बाद फिर 1849 में इसी अधिनियम के तहत क्या किया, जनगणना जो है सौंपा गया गृह मंत्रालय को कि जनगणना का काम आप संभालिए। तो गृह मंत्रालय के जो अंतर्गत आते हैं महारजिस्ट्रार बोलते हैं उनको, महारजिस्ट्रार, और महारजिस्ट्रार एवं जो जनगणना आयुक्त जो थे, जनगणना आयुक्त, उनके द्वारा 1849 से यहाँ पे फिर हम लोग स्वतंत्र भारत में जब हम लोग पहुँचते हैं तब जाकर यहाँ पे शुरुआत होती है। अब देखिए ये जो जनगणना 1881 के बाद जब हुआ तो लगभग हर 10-10 साल पे हुआ। हम लोग सिर्फ 1848 ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट जो बना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब जनगणना से संबंधित कोई भी एक्ट वगैरह बना तो केवल हम उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को केवल देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिसेंटली अभी जो हमारे पास जो जनगणना का जो रिपोर्ट है, जो सरकार भी जिस रिपोर्ट का यूज करती है वो है जनगणना 2011 का रिपोर्ट। अभी भी सरकार इसी रिपोर्ट से काम चलाती है। समस्या यहीं पे है, देखिए अब उस समय के कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस समय के जनगणना आयुक्त जो हैं वो कौन है, ये पूछा जाता है कई बार। तो इनका नाम है सी चंद्रमौली जी, सी चंद्रमौली, याद रखिएगा सी चंद्रमौली। क्या नाम है, 2011 में जो जनगणना आयुक्त था उनका नाम क्या है, सी चंद्रमौली नाम है इसका। अब ये जो ये अधिनियम के बारे में जो आपको बताया कि 1848 में भारतीय जनगणना जो अधिनियम आया उसमें जनगणना के बारे में कुछ बातें बतलाई गई। बात ये था, यह केंद्र सरकार को किसी भी नियत समय या किसी भी नियत तिथि, यानी कि कोई भी समय या कोई भी डेट, ये बाध्य नहीं करता कि जनगणना आपको इसी समय कराना पड़ेगा या इसी तिथि को कराना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं करेगी, मतलब सरकार को जब सुविधा होगा जनगणना वगैरह करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए दिक्कत क्या है, समझिए आराम से कि जो जनगणना में जो अभी देरी हो रही है, सरकार जो लेट कर रही है, जनगणना का जो रिपोर्ट है अभी हम लोग 2011 से ही काम चला रहे हैं। आखिर 2021 में क्यों आना है, क्योंकि कोविड का टाइम था तो उस समय बहुत ही मुश्किल था सरकार के लिए, सबका जो है अकाउंट तैयार करना, भाई कितने सारे लोग हैं, सबका जनगणना करना बहुत मुश्किल था उस समय, लॉकडाउन का टाइम था। अभी क्या हुआ कि सरकार का ये कहना था कि हम लोग जून 2024 में ये रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन जब एक नया नोटिफिकेशन आया तो उसके तहत पता चलता कि ये जून 2024 में नहीं हो पाएगा। दरअसल जनगणना में जितने लोग काम करने वाले होंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा।
तो ये डेट उम्मीद है जैसा कि ये अक्टूबर 2024 चला जाएगा, इससे पहले तो मुश्किल है रिपोर्ट आना। ठीक है, अब देखिए जनगणना में अगर रिपोर्ट में अगर देरी होती है तो देरी से देखिए क्या क्या नुकसान होता है। अगर गवर्नमेंट देरी करती है तो सबसे बड़ा बात है कि सरकार जो भी योजनाएं मतलब कि जो योजनाएं जो बना रही है, जो योजनाओं को जो पालन कर रही है, वो 2011 की रिपोर्ट के आधार पर बनती है। और इस रिपोर्ट के आधार पर बनाने से क्या होता है कि कई सारे लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेमोग्राफी सरकार अभी तैयार कर ही नहीं पाया है। कई सारे लोगों का तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग 2020 के बाद से अभी तक रुका हुआ है। देखिए जब तक सरकार के पास एक प्रॉपर आंकड़ा नहीं होगा, रिपोर्ट नहीं होगा, तो कोई भी योजना के जो लाभार्थी हैं उन तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इससे लाभार्थी भी वंचित हो जाते हैं, कई सारे लोग उस रडार में नहीं आ पाते हैं। तो जब तक हमारे पास एक फ्रेश रिपोर्ट नहीं होगा, सरकार जमीनी स्तर पर कैसे लागू कर पाए? अब फिर देखिए समाज का रूपरेखा कैसा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या कम हुआ, एजुकेशन में हम लोग पहले से कितना बेहतर हो पाए, सेक्स रेशियो हमारा क्या है ना? ये तमाम बातें आपको देखिए, जनगणना केवल जनगणना नहीं है, जनगणना एक पूरा सोसाइटी का, एक पूरा कंट्री का एक पैरामीटर बताता है कि हम लोग पहले की तुलना में कितने बेहतर हुए। इसीलिए जनगणना जो हर 10-10 साल पे कराया जाता है, इस 10 साल के दौरान हम कैसे थे और अगले 10 साल में हम पिछले साल की तुलना में हम बेहतर हो पाए या नहीं हो पाए। इसलिए जनगणना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब जो फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दिखता है, आपको पता होगा कि जो महिला विधेयक की जो बात होती है, महिला आरक्षण में मुश्किल हो पा रहा है। आपको पता होगा कि महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा है लोकसभा में अभी भी लंबित है, और इसी को कहते हैं नारी शक्ति, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको अभी तक हम लोग चालू नहीं कर पाए। तो ताजा देखिए हमारे पास अगर एक तो समस्या है कि महिला आरक्षण को हम ठीक से लागू नहीं कर पा रहे, दूसरा बात जनगणना का हमारे पास अगर फ्रेश रिपोर्ट नहीं होगा, तो जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, अगर हमारे पास फ्रेश रिपोर्ट चूंकि नहीं है, हमारे पास फ्रेश रिपोर्ट नहीं होने के कारण से सरकारी एजेंसियां बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बेहतर कार्य यानी उनकी कार्य कुशलता पे प्रभाव पड़ रहा है। अब सोचिए कई सारे लोगों को हम जब हमारे पास नया रिपोर्ट नहीं होगा तो हम उसको सब्सिडी किस आधार पे देंगे? सब्सिडी भी नहीं दे पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये सारी दिक्कत है। अब कई सारे लोगों का हम रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तैयार कर पा रहे। देखिए तमाम तरह की जो बातें देखा जाए तो जनगणना लेट होने, मतलब जनगणना के लेट होने की वजह से हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए उम्मीद तो है कि अक्टूबर 2024 में इसका रिपोर्ट आ जाएगा, ताकि जो हर चीज जो अटका हुआ है मामला हमारा, हर चीज को हम अपडेट कर पाए। अब देखिए ये जो आपको हम पढ़ाया पूरा जनगणना से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, जनगणना में जो देरी हो रहा है इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है, तो इतनी सारी बातों को जानने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जनगणना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, जब भी आपसे एग्जाम में मेंस के लेवल पे क्वेश्चन है, वो देखिए क्या बनता है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनगणना की प्रासंगिकता क्या है। अब देखिए आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि प्रासंगिकता ही पूछेगा कि जनगणना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग की जो बात कर रहे हैं, नीति निर्माण की जो बात कर रहे हैं, ये इसको कैसे इफेक्ट करता है। आपको इसी चीज को लगभग 250 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।